हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम कुछ फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे उसके अलावा। बाद बाकी लास्ट क्लास की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इकोनॉमिक एजेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एजेंट के बाद कि हमारे इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर पाए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या कंटेंट है या फिर क्या सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है, विच मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस पाया जाता है। इसके अलावा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं इस टॉपिक को। इसके अलावा यहां पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड टर्म्स पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के टॉपिक हमारे ये सारे हैं, जिसमें से मैं बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लास्ट क्लास में यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जॉन मेनार्ड केन्स कौन थे, मेनार्ड केन्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने लिखी थी। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन क्या था। आज उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है इकोनॉमिक एजेंट कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक एजेंट में जो लोग भी यहां पर क्या लेते हैं, हम बात करें इकोनॉमिक एजेंट की। इकोनॉमिक एजेंट, तो अगर इकोनॉमिक एजेंट आपसे पूछ ले कौन होते हैं, तो मैं बताऊंगा जो लोग भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, जो लोग भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं क्लास 12th में हूं और मुझे ट्यूशन लगाना है यहां पर, तो मम्मी से पैसे लिए आपने और फीस पे कर दी, आपने ट्यूशन खुद डिसाइड किया। तो यहां पर इकोनॉमिक डिसीजन किसने लिया, आपने। मम्मी आज क्या सब्जी बनेगी, क्या सब्जी खरीद के लाइए, तो पैसे उन्होंने खर्च करे, तो इकोनॉमिक, पैसे मतलब इकोनॉमिक डिसीजन किसने लिया, मम्मी ने। पापा ने बोला कि हाँ जी केबल लगवाना है या नहीं लगवाना है, या फिर इंटरनेट लगवाना है या नहीं लगवाना है, उसके पैसे कौन दे रहा है, पापा दे रहे हैं, तो वो कौन ले रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजन पापा ले रहे हैं। तो अ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी क्या ले रही है, इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। होने के लिए कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है आप में, ठीक है बेटा, होने के लिए ये कोई एक बिजनेस भी हो सकता है, होने के लिए ये कोई गवर्नमेंट हो सकती है जो डिसीजन ले रही है, और होने के लिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। वेल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात हो जाएगी, बट हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चलिए एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं कि इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एजेंट की डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक एजेंट आर दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो क्या लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। दे कैन कंज्यूमर हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम, दे मे बी प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु डिसाइड व्हाट and how much to produce, they may be entities like the government, corporation, banks, etc. तो आपको समझ आया, यहां पर मैंने अभी बताया था कि इकोनॉमिक एजेंट वो होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। ये बैंक हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट हो सकती है, यहां पर ये कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती हैं। क्लियर है, तो ये आपको इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक बेटा, सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। कई बार जब बच्चों को से पूछा जाता है ना कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर है, तो वो फट से आंसर करते हैं, सर 3। कौन कौन से, सर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। बहुत परफेक्ट। अगर आपसे पूछेगा इकोनॉमी में कितने प्रोडक्शन के सेक्टर होते हैं, आप यही बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने सेक्टर होते हैं, तो आप बेटा बताएंगे 4। क्या बताएंगे, 4। कौन कौन से, सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेक्टर होता है बेटा हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, अपनी जरूरत के लिए मार्केट से जाके सामान खरीद के लाते हैं। तो हम लोग को यहां पर बोलते हैं क्या, हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड बेसिकली क्या करता है, ये करता है कंजम्पशन एक्टिविटी। याद रखना जो चीज मैं समझाते जा रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है यहां पर बेटा प्रोड्यूसर वो होता है जो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, या मुझे भी ले लीजिए, इवन मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, आपको रिकॉर्ड करके समझा रहा हूं, या मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वहां पर प्रोड्यूसर हूं और बच्चे क्या है, कंज्यूमर हैं, विच मींस हाउस होल्ड है जो पढ़ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा, यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाता है, मशीनें खरीद के लाता है, उनसे सामान बनाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा सेक्टर हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए गवर्नमेंट कोई एक्चुअल में पर्सन तो नहीं होता,
लेकिन ये हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के लिए नॉमिनल रेट पे, सब्सिडाइज रेट पर सामान प्रोवाइड कराता है इनको। गवर्नमेंट आपको पता है डैम भी बनाती है, गवर्नमेंट ब्रिज भी बनाती है, गवर्नमेंट कंपनियां भी बनाती है, गवर्नमेंट महंगे रेट को पे सामान खरीदकर सस्ते रेट पर लोगों को उपलब्ध कराती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे हम यहां पर बोल देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन बेटा इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे तो यहां पर आता है एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं आपको। इसको क्या बोल सकते हैं? फॉरेन सेक्टर बोल सकते हैं। फॉरेन सेक्टर को आप रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड ही बोल सकते हैं, रेस्ट इन पीस मत लिख देना, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, विच मींस आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के अलावा जितने भी देश हैं उसे क्या बोलेंगे हम? फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो इनके साथ क्या करते हैं बेटा? इनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम यहां से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट निकालते हैं। एक्सपोर्ट को डिनोट किया जाता है एक्स से, इंपोर्ट को डिनोट किया जाता है एम से, तो यहां पर नेट एक्सपोर्ट को निकाला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से सेक्टर, तो बता देना बेटा 4 सेक्टर है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है अब इससे ज्यादा, ठीक है। दूसरा सेक्टर आपको क्लियर है। तीसरा आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए आपने शायद क्लास 11 में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर फॉर्म, जिसमें बताया था उसने कि स्टैट की सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, फिर प्रेजेंटेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। 5 चीजें थी ना। वैसे ही एक डेफिनेशन ने पूरे आपको स्टैट्स के बारे में बता दिया, वैसे ही सब्जेक्ट मैटर बताएगा कि आने वाली मैक्रो में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेटा देखो जरा यहाँ पर आने वाली मैक्रो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बाद बाकी ये नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप IIT की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी मिल जाएंगे। तो नीचे नोट्स के लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए आगे चैप्टर आएगा एग्रीगेट डिमांड वाला, इंडेक्स आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिटेल में कैसे एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है, कैसे डिमांड क्रिएट होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, कि इंडिया की, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के लेवल पे टोटल नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो भी हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। आने वाला एक चैप्टर हमारा होगा नेशनल इनकम के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट होगा हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। जनरल प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, किसी कमोडिटी के प्राइस क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट आप थ्योरी ऑफ इनकम पढ़ेंगे यहाँ पर कि थ्योरी ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग, थ्योरी ऑफ इनकम में ये सारी चीज आएगी, मनी क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक कैसे अपनी इनकम जनरेट करते हैं, ये आपका SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC बैंक हो गए, तो ये कमाते कैसे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आप। इसके बाद लास्ट में आप डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बेटा, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आप डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में, विच मींस हम विदेशों से इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो कितना इंपोर्ट करते हैं कितना एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये जी बिल्कुल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, कंटेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि ये सारे होंगे, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। ऑलरेडी मैंने बताया, आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर बताया गया था कि हम यहां पर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी ना करके होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर पेपर में 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ जाए कि डिफरेंस बताइए जी माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस, तो आप क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, 4 बेसिस पे दिया हुआ है, मीनिंग, डिटरमाइंस, टूल्स एंड डिपेंडेंस। सबसे पहले क्या बोल रहा है मीनिंग में, यहां पर माइक्रो में इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। लेकिन साइड में देखो मैक्रो में क्या लिखा है, इट स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझना। इसी के बाद देखो जरा नॉर्मली क्या बोला, टूल्स में देखो डिमांड एंड सप्लाई आर इट्स मेन टूल। माइक्रो में हम क्या पढ़ रहे थे पूरे ईयर, माइक्रो में डिमांड सप्लाई ये कर रहे थे ना, तो ये इसके मेन टूल्स होते हैं। लेकिन हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन टूल होते हैं वो होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्या, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब होता है जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर हैं उनने जितना भी खर्चा करा, इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर उन्होंने जितना भी खर्चा करा उन सबकी डिमांड को जोड़ दो, तो क्या निकल के आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड। और इन डिटेल इसे क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट में AD बोल देंगे। उसके बाद माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है बेटा वो है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, देखिए अगर आपको याद हो ना, तो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था
जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि सेविंग जो माइक्रो लेवल पे सही है, मैक्रो लेवल पे वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, जाके मैक्रो लेवल पे वही लोगों की जॉब ले लेती है। तो इसी को बोलते हैं माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल का पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, विच मींस जो चीज माइक्रो के हिसाब से सही है वो मैक्रो के हिसाब से सही नहीं है, जो चीज मैक्रो के हिसाब से सही है वो माइक्रो के हिसाब से सही नहीं है। समझ रहे हो? इसको डेफिनेशन देखो क्या लिखोगे, द पैराडॉक्स इज व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल में नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। ये क्या कह रहा है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे लॉजिकल होगी वो मैक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा कहीं निकल के आता है, दोनों इकोनॉमिक्स ही है, एक माइक्रो एक मैक्रो है, माइक्रो कह रही है ये चीज सही है, मैक्रो कह रही है ये चीज सही नहीं है, या मैक्रो कह रही है कोई चीज ये सही है लेकिन माइक्रो कह रही है ये सही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स सेविंग इज अ वर्च्यू एट अ माइक्रो लेवल, जो कि यहां पे एक अच्छी बात है, गुण है माइक्रो पे, लेकिन मैक्रो पे जाकर वही चीज क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, जो हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फाइनली चैप्टर के एंड में चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता भी चुका हूं। सबसे पहली चीज, ग्रेट डिप्रेशन कब आया था आपको याद होना चाहिए, 1929 से 33 के बीच आया था, और इसी के बाद जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी बुक लिखी थी 1936 में, ठीक है। मैक्रो के फादर केन्स को बोला जाता है। देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, कितने लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं मिल रहा, उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, रीड कर लेना बेटा। वेज रेट क्या होता है, सेल्स एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज कॉल्ड वेज रेट, ठीक है। जिस रेट पर लोग लेबर को ढूंढ रहे हैं, उसको पे करना चाहते हैं, उसको अपने यहां रखना चाहते हैं, उसे बोलते हैं वेज रेट। देन उसके बाद वेज लेबर फैक्टर प्रोडक्शन आपको पता है 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंडस्ट्री या एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और इनके बदले जो इनकम हमें मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसके, ये पार्ट 2 हमारा यहां पर खत्म होता है और यहां पर हमारा चैप्टर भी क्या हो जाता है, जाके खत्म हो जाता है। वेल, अगर आज की वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्कूल मेट, ट्यूशन मेट, ताकि उन्हें भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए और उन्हें पता पड़ जाए कि आप कितने अच्छे सर से पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड इसके अलावा भाई अगर कोई डाउट रह जाता है, बहन आप भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ ना आया हो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी हुई है, आप मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।